चलिए, लिविंग ग्रुप है ना। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जो ग्रुप निकलता है, न्यूक्लियोफाइल जिसे सब्स्टिट्यूट करता है तो एज ए लीव करता है तो उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिखिए इसमें, द ग्रुप which is replaced by nucleophile is called living group। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिविंग ग्रुप कब आसानी से लीव करेगा और अब कब आसानी से लीव नहीं करेगा, ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जो हम आगे लिखेंगे उन पर डिपेंड करता है। लिखिए, लिविंग एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ग्रुप depends on the following factors। ठीक है, चलिए, जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस है ना, तो अच्छे लिविंग ग्रुप बोला जाएगा, बैड लिविंग ग्रुप। एक केमिकल रिएक्शन कब अच्छी तरीके से चलती हुई मानी जाती है, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनाती है, या इसका उल्टा, स्ट्रॉन्ग से वीक। मतलब एरो के राइट हैंड साइड में आपको वीक चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, तब आपका वही चीज़ है कि पहाड़ की चोटी से पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। तो यहाँ पर भी जो लिविंग ग्रुप है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, या वीक बेस है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वीक बेस है ना। तो लेफ्ट साइड में लिखिए, वीक कॉन्जुगेट बेस, लेफ्ट साइड में लिखिए वीक कॉन्जुगेट बेस, उसके आगे लिखिए गुड लिविंग ग्रुप। वीक कॉन्जुगेट बेस और आगे लिखिए गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बैड लिविंग ग्रुप। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हुआ तो वो बैड लिविंग ग्रुप है ना, बैड लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर वो किसी तरीके से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ, तो जो चीज़ आप बना रहे हो अगर वो स्टेबल है तो ज़्यादा अच्छे से लीव कर पा रही होगी, या अनस्टेबल है तो ज़्यादा अच्छे से लीव कर पा रही होगी। हैं? आप कोई चीज़ अनस्टेबल बनाओगे तो फिर रिएक्शन ऐसी चीज़ क्यों प्रोड्यूस कर रही होगी? नहीं, वो नहीं कह रहे हम। रिएक्शन है, रिएक्शन में आप लेफ्ट साइड में ए है और राइट साइड में आपका बी है। बी जो बन रहा है वो अगर अनस्टेबल हुआ तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन चलेगी, या स्टेबल हुआ तो ज़्यादा अच्छे से चलेगी? स्टेबल। आप जब स्टेबल चीज़ें बनाते हो तो ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर अनस्टेबल है, जब वो नीचे आ जाता है लुढ़कता तब वो स्टेबल है। अब कहाँ जाएगा? सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो अगर कोई लिविंग ग्रुप ऐसा हमने बनाया है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर दिया है, तो वो कैसा लिविंग ग्रुप होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। स्टेबलाइज किया ना, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज हुआ है तो स्टेबल है, तो गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो लिखिए मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन, more resonance stabilized ion
आगे लिखिए गुड लिविंग ग्रुप, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए आ गया, अगर कोई रिएक्शन है उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो OH माइनस एक आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहीं हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं H2O एज ए लिविंग ग्रुप में, तो OH माइनस ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा या H2O? देखिए ये अगर हम एसिड बेस के हिसाब से देखें, ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, और अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, कि तो आयन है, ये तो किसी के साथ जुड़ेगा तब स्टेबल होगा, तो ये अपने आप में इंडिविजुअल में स्टेबल है। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप एक स्टेबल मॉलिक्यूल ही है तो वो एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होगा, जैसे कि N2, H2O, NH3, अगर ये निकल रहे हैं आपके लिविंग ग्रुप में तो एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होंगे, है ना। तो लिखिए स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, और उसमें लिखिए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, स्टेबल मॉलिक्यूल, उसमें लिखिए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलिए तो पहले लिविंग ग्रुप के क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने कुछ दिए थे न्यूक्लियोफाइल के, पता नहीं किए नहीं किए। लिविंग ग्रुप के हम करेंगे पेज नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, और फिर हम आगे चलेंगे, है ना। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। पहले वाला जैसे ये है OH माइनस, RO माइनस और N2, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप इसमें से कौन सा होगा? N2। N2 आपका सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। N2 के बाद कौन सा नंबर कौन सा आएगा? OH माइनस और RO माइनस को आप किससे देखोगे? उनकी बेसिक स्ट्रेंथ से, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ROH और H2O इनमें से रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो वाटर एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर आप देखें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर ये आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इनके कॉन्जुगेट बेस की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा? RO माइनस आपका ज़्यादा बेसिक होगा, OH माइनस आपका कम बेसिक होगा। तो बताइए N2 के बाद क्या आ जाना चाहिए? N2 के बाद क्या आ जाना चाहिए? ये कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। कम बेसिक है तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम रिएक्शन के राइट हैंड साइड में लेस बेसिक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? OH माइनस, और क्या आ जाएगा आपका? RO माइनस। ठीक है, पहले वाला स्टेबल मॉलिक्यूल है, दूसरे और तीसरे में ये कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, सेकंड देखिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनमें हम क्या देखेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। इनमें आप क्या देखोगे? बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे ना। बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए डायरेक्ट तो बेस है नहीं, तो आप इनके जो एसिड हैं पहले आप ये बनाओगे। तो आप यहाँ पर अगर आप देखो तो HF, HCl, HBr और HI, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक और सबसे कम बेसिक में क्या ऑर्डर आता है? ये सबसे ज़्यादा एसिड। हाँ, ये ऑर्डर आपका आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा?
बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर F माइनस सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर Cl माइनस, Br माइनस और R माइनस, ये आएगा। तो अब लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी का ऑर्डर क्या आएगा? जो सबसे कम बेसिक होगा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। दैट मीन्स I माइनस सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है, Br माइनस, Cl माइनस और आपका F माइनस। ठीक है। नेक्स्ट आपका है RO माइनस, OH माइनस और आपका PHO माइनस। कैसे करोगे इनको? इनकी बेसिक स्ट्रेंथ से करोगे? चलिए करिए, नहीं होता है तब मैं बताऊंगा। इनको एक बार और रीजन बता कि वी कॉन्जुगेट बेस आप रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होती हैं? मोर एसिडिक बेस चीज़ें, मोर बेसिक चीज़ें, और रिएक्शन के राइट हैंड साइड में होती हैं लेस एसिडिक, लेस बेसिक। मतलब पहाड़ की चोटी से हमेशा पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसे मान लीजिए। तो मोर एसिडिक, मोर बेसिक से हम रिएक्शन में हमेशा लेस एसिडिक, लेस बेसिक बनाते हैं, तब रिएक्शन आपकी एक अच्छे से प्रोसीड होती हुई मानी जाती है। तो जो आप लीविंग ग्रुप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिएक्शन में एरो के राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। तो आप क्या चाहोगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हो या वो वीक बेस हो? हाँ, वीक बेस हो। तो वीक बेस अगर है लीविंग ग्रुप तो वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एक बैड लीविंग ग्रुप है। ठीक है। और अगला था, जो आप राइट साइड में आप चीज़ें चाह रहे हो वे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो तभी आपका बनेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस लिखा है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस एक ही मतलब है उसका। हाँ तो सर, लेकिन उसका एसिड तो फिर वीक रहा होगा, तो उसका वीक, उसके एसिड का भी स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से देखेंगे, उसके बेस से थोड़ी ना देखेंगे। हमने कहा कि वीक कॉन्जुगेट बेस बढ़िया है, तो वीक कॉन्जुगेट बेस है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा, मतलब जब वो बना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बैठी होगी, तो ठीक तो है इस बात। जब भी कॉन्जुगेट बेस आए तो आप उनके एसिड बनाइए। इसका एसिड क्या बन जाएगा? ROH। इसका एसिड बन जाएगा ROH। इसका एसिड बन जाएगा H2O और इसका एसिड बन जाएगा PHOH। PHOH मतलब फिनोल। अब इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ये फिनोल है। नहीं, फिनोल। फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर है, फिर ये है। तो ऑब्वियस है कि इनके कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा PHO माइनस। ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, ये सबसे वीकर कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये वीकर कॉन्जुगेट बेस है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, लीविंग ग्रुप होगा। ये वीकर कॉन्जुगेट बेस है तो आप वीकर चीज़ें बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में क्या आ जाएगा? PHO माइनस ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद OH माइनस और उसके बाद आपका RO माइनस। इनको नहीं, ये तो हमें पता होता है इन जनरल। कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फिनोल्स हैं, फिर वाटर आता है, फिर अल्कोहल आता है। एक ऑर्डर है ये एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर।
अगला है RO माइनस RS माइनस। RO माइनस RS माइनस में RO माइनस और RS माइनस, इससे आपका बना ROH और इससे बना आपका RSH। इन्हें बोलते हैं थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं या नॉर्मल एल्कोहल? थायो एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। सल्फर और हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग वीक होती है क्योंकि सल्फर एटम कहीं ज़्यादा बड़ा है ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है ये। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका आएगा ये, ठीक है। तो जो वीकर कॉन्जुगेट बेस है वो बेटर लिविंग ग्रुप आएगा। तो आपका लिविंग एबिलिटी आपकी आ जाएगी RS माइनस और उससे कम होगा आपका RO माइनस। फिफ्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाले में है NH2 माइनस NH3 और N2। सब ज़्यादा स्टेबल, सब ज़्यादा किसको बोलेंगे? N2 और NH3 हालांकि दोनों ही स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन फिर भी N2 एक ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। N ट्रिपल बॉन्ड N। N2 अपने आप में बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि N2 बहुत स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता आसानी से। N2 उससे कम NH3 और फिर आपका NH2 माइनस। सिक्स्थ वाले में आप इन सब के एसिड बना लीजिए और एसिड से फिर कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉल्वेंट, तीसरी चीज़ है हमारी सॉल्वेंट। तीसरी चीज़ है सॉल्वेंट। चलिए लिखिए सॉल्वेंट। कौन सा? सिक्स्थ वाला। क्या समस्या है इसमें? सिक्स्थ वाले में आपका दिया हुआ है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और आपका F माइनस। जब आप इनके एसिड बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, तो CH4 NH3 H2O और HF। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है इसमें? अरे HF है, HF है भाई। एसिडिक HF नहीं होएगा। HF वाटर से भी वही कर हो गया एसिड। कैसे?
ये किसने बोला? HF, HCl, HBr, HI में सबसे वीकर एसिड है, लेकिन ये थोड़ा पानी से भी वीकर है। हाँ, फिर आपका ये आ जाएगा, ये अमोनिया बेसिक है और उसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये और सबसे कम है। तो आपके कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? CH3 माइनस सबसे स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, NH2 माइनस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है हो जाएगा, OH माइनस उससे ज़्यादा और F माइनस उससे ज़्यादा है ना। तो आपका सबसे वीकर कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ? F माइनस। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी में ये, फिर आपका ये आ जाएगा, फिर आपका NH2 माइनस आ जाएगा और फिर आपका CH3 माइनस आ जाएगा। ये आपका लिविंग एबिलिटी में आ जाएगा, है ना। सबसे वीकर बेस ये है तो सबसे आगे ये, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस ये तो सबसे पीछे ये। ठीक, चलिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वैसे तो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई ना कोई सॉल्वेंट होता है, लेकिन कई बार सॉल्वेंट की वजह से रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन का रेट सैकड़ों गुना कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट वाकई में करता क्या है ना। तो लिखिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे बोला है? सॉल्वेंट रिएक्शन को एक तरीके से प्रोसीड कराने में हेल्प करता है ना। तो लिखिए सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस, सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस, solvent is a substance which facilitates the progress of a reaction, which facilitates the progress of a reaction, which facilitates the progress of a reaction। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं रोल ऑफ सॉल्वेंट। रोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पहला यहाँ पर रोल देखिए, सेपरेशन ऑफ आयन, सेपरेशन ऑफ आयंस। आयंस को है ना अलग करता है ये, है ना, आयन को अलग करने में हेल्प करता है। आयन मतलब एक तरीके से आयंस बनाने में मदद करता है, आयंस बनाने में मदद करता है। थोड़ा चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, है ना। दो चार्ज हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। इनके बीच में क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है? CUM, है ना। इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना है? 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइड बाय R², यही आएगा, ये आता है ना। अगर इनके बीच में इन जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में कोई सब्सटेंस भर दिया जाए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जिसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो क्या है यहाँ पर K है ना। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो कितना हो जाता है? सेम डिस्टेंस वही है, R है। F = 1/4πε0 K Q इंटू Q डिवाइड बाय R²। दैट मीन्स अगर एक सब्सटेंस भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो वो इन दोनों आयन के बीच में लगने वाले फोर्स को 1/K टाइम्स कर देता है। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 10 है तो उनमें लगने वाले फोर्स को 1/10 टाइम्स कर देगा, मतलब 10 टाइम्स वीकर कर देगा, है ना। सॉल्वेंट यहाँ पर यही काम करता है ना। यहाँ पर ये क्या काम करता है? कोई आपका ये होगा A और B होगा, है ना। AB आपका होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, RCl यहाँ पर होगा। RCl होने से यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर ये R+ बनता है और यहाँ पर आपका ये Cl- बनता है, ये बनता है। अगर उनके बीच में सॉल्वेंट ना हो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? मान लो R है, उनके बीच में अगर सॉल्वेंट ना हो तो फोर्स आपका यहाँ पर लगेगा F = 1/4πε0। एक यूनिट का चार्ज है Q, मतलब E मान लो, और यहाँ पर भी E है, डिवाइड बाय R², ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे ही क्या हुआ, ये बने,
उनके बीच में तुरंत सॉल्वेंट आ गया। सॉल्वेंट आ गया जैसे कि मान लो पानी आ गया, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, उनके बीच में क्या आ गया, पानी आ गया। तो यहाँ पर जो फोर्स है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 E डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर पानी एज ए सॉल्वेंट ना होता तो ये जो आयन बने इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये मान लो किसी तरीके से हमने बनाए, बनने के बाद इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तुरंत फिर चिपक जाएंगे। मतलब 100 में से हो सकता है कि 100 में से 90 मॉलिक्यूल वापस पीछे चले जाए। हमने बड़ी मुश्किल से बनाए R+Cl- और 100 में से 90 आपके पीछे चले गए, तो रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए बहुत कम बचे, है ना। वहीं अब यहाँ पे हमने सॉल्वेंट इसमें डाल दिया है जो कि इनके बीच के फोर्स को वीकर कर देता है। तो 100 बने, 100 में से मान लो अब 90 ही पीछे 10 पीछे जा रहे हैं, 90 हमारे सॉल्यूशन में है, तो आपकी रिएक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट मौजूद है, रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी, है ना। तो सॉल्वेंट बनने वाले आयन के बीच में लगने वाले फोर्स को बहुत वीक कर देता है, जिससे आयंस का बनना पॉसिबल हो पाता है। पहला काम करता है ये, ठीक है। तो इसमें लिखिए द फर्स्ट रोल ऑफ solvent molecule, the first role of solvent molecule, the first role of solvent molecule to orient themselves, to orient themselves, to orient themselves to orient themselves between ion, between ion, between ion so as to attenuate, attenuate का मतलब होता है कम करना, so as to attenuate the electrostatic force, attenuate the electrostatic force one ion exert, one ion exert one ion exert on the other, है ना, one ion exert on the other, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस करेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू, दिस करेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू, is related to dielectric constant, dielectric constant of the solvent, dielectric constant of the solvent, ठीक है। पानी बहुत सारे, पानी एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें देखने को मिलता है। कहीं पर भी रिएक्शंस जहाँ पर हो रही होती हैं उसमें से 100 में से 99 जगह पे सॉल्वेंट किसको लिया गया है, पानी को लिया गया है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है और वो आयंस के बीच के लगने वाले फोर्स को 81 टाइम्स वीकर बना देता है। तो इसलिए मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स है पानी में हमें सॉल्युबल होते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81 है, फॉर्मिक एसिड का 58, DMSO का 45, इथेनॉल का 25, एसीटोन 21, CH2Cl2 9 और इसका है यहाँ पर 4, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, तो पहला रोल तो इसका ये है कि आयन बने और आयन के बीच के फोर्स को तुरंत ही कम कर देता है, कम कर देता है। तो आयन दूर दूर रहना उन्हें पड़ता है क्योंकि उनके बीच का फोर्स कम हो गया। ये लिखिए
हो गया। नेक्स्ट रोल क्या है? नेक्स्ट रोल है कि जो आयन बन गए हैं, ठीक है ना, दूर दूर तो हमने कर लिया, यहाँ पे तो हुआ कि आयन दूर दूर रहने के लिए तैयार हुए, फोर्स वीक हो गया, फोर्स जीरो नहीं हो गया है। पहले वे बने, बनते ही अलग जुड़ गए, ख़त्म कहानी। अब वे बने, बनने के बाद थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, ऐसा हो गया। तो हमें इन आयन का मन भी लगा कर रखना पड़ेगा, नहीं नहीं तुम्हें ही रहना है, ऐसा मन लगा कर रखना पड़ेगा, तभी वे सॉल्यूशन में बने रहेंगे, वरना धीरे धीरे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सेकंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन, सेकंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन। लिख लिया ना सबने ये? नेक्स्ट है सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयंस मतलब आयंस का मन लगाकर रखना, जिससे आयन की फॉर्म में ही बने रहें। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें लिखिए, 2 लाइन लिखिए, फिर मैं लिखाऊंगा। द सेकेंड फैक्टर इज सॉल्वेशन, the second factor is solvation, comma, which refers to the solvent's ability, which refers to the solvent's ability, which refers to the solvent's ability to stabilize ions, to stabilize ions, to stabilize ions by encasing them, by encasing them in a layer of, in a layer of, in a layer of weakly bonded solvent molecules, in a layer of weakly bonded solvent molecules, weakly bonded solvent molecules, solvent molecules। पहले तो आप जैसे जानिए, वाटर को जानिए, वाटर H2O है तो H और O। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में ये जो O है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O पर तो आ जाता है आपका डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर आ जाता है आपका डेल्टा प्लस। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के पास दोनों टाइप के पोल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल हैं। अब यहाँ पर देखिए RCl था, पहले ये RCl था, मान लो RCl से यहाँ पे टूटा, टूटने पे ये R प्लस बना और यहाँ पर आपका Cl माइनस बना। तो पहला काम तो उसने दोनों के बीच के फोर्स को वीक बना दिया, ये किया। और अब दूसरे काम में यहाँ पर क्या करेगा, जो R प्लस है, देखिए R प्लस है तो R प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएगा। कैसे, ये R प्लस है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, O इधर रखेगा, O को प्लस की तरफ ओरिएंट करके रखेगा, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, है ना। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले R प्लस तड़प रहा था कि Cl माइनस के पास जाना, Cl माइनस के पास जाना, नहीं, तो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज तुझे यहीं पे मिल जाएगा। तो एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है ना।
यहाँ पर क्या है, एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू, यहाँ पर आयन डाइपोल, डाइपोल ये है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू R+ को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, इसे बोलते हैं सोल्वेशन। अगर वाटर एज ए सोलवेंट है तो उसे हाइड्रेशन बोल देंगे, वाटर ना होकर कोई और सोलवेंट है तो जनरल टर्म है सोल्वेशन। तो इस तरीके से एक कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सोल्वेट करता है। अब एनायन को कैसे करेगा, ये Cl- है, Cl- है तो अब हाइड्रोजन आपका इधर की साइड में ओरिएंट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर आपका क्या है, Δ+ है, Δ+ है, Δ- है, और आ जाएंगे, है ना, और आ जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स बनती है, तो एक लेयर बनाई है, ऐसी एक लेयर और बन जाएगी, एक लेयर और बन जाएगी, ऐसी यहाँ पे लेयर्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से जो आयंस हैं उन्हें जो सोलवेंट है वो सोलवेट कर देता है, सोलवेट कर देता है। दैट मीन्स अब ये R+ इस Cl- के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा, ये R+ सॉल्वेंट में मौजूद रहेगा। R+ के साथ अब आके कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर इसके साथ जुड़ के RNU प्रोडक्ट बना सकता है। ये प्रोडक्ट तभी बनना संभव हुआ जब ये एग्जिस्ट एज ए R+ कर रहा था। अगर R+ एग्जिस्ट करता ही नहीं तो NU इसके साथ जुड़ ही नहीं पाता। तो ये दो काम हैं जो सॉल्वेंट यहाँ पर हमें करके देता है। इसको बनाइए। यहाँ पर हमने दिखाया है सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। यहाँ पर हमने दिखाया है सॉल्वेशन ऑफ एनायन। चलिए, हो गया। तो अब हम जान चलते हैं सॉल्वेंट की तरफ कि कौन कौन से सॉल्वेंट से हमें परिचित होना है ना। बन गया ना सबका? तो देखिए सॉल्वेंट, ये जो भी सॉल्वेंट है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर रहे हैं। सॉल्वेंट आपके दो टाइप के हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑब्वियस है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ चारों Cl, डाइपोल मोमेंट 0 है ना। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है ना,
बेंजीन C6H6 बेंजीन, है ना। और आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा। ये सब के सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, है ना। लेकिन हमारा इस चैप्टर में इंटरेस्ट है पोलर सॉल्वेंट में, है ना। पोलर सॉल्वेंट, अब इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पोलर प्रोटिक PROTIC पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इनकी अलग अलग डेफिनेशन क्या है वो हम जानेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आपका H2O, जैसे कि आपका ROH एल्कोहल, जैसे कि आपका HCOH एटसेट्रा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि DMSO, DMF, DMA एटसेट्रा, जो फैंसी से नाम है, फैंसी से नाम है, वे सब पोलर एप्रोटिक हैं। जो देसी से नाम है वे पोलर प्रोटिक हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इस चैप्टर से नहीं है। हमारा मेन इंटरेस्ट है पोलर सॉल्वेंट और उनमें पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक को जानना। इनमें क्या खास है, इनकी स्ट्रक्चर में क्या ये काम करते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ये बनाइए। और उसके बाद में पहला हेडिंग हम लिखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हुआ। चलिए, पोलर प्रोटिक जैसे कि यहाँ पर ये पोलर होंगे और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन दे सकते हैं, है ना। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हैं और जिनमें हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि H2O हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, जैसे कि ROH हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, जैसे कि आपका RNH2 हाइड्रोजन जुड़ा है N से, HF F से जुड़ा हुआ है, HCOH हाइड्रोजन जुड़ा है H से O से, है ना। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और H भी कहीं पर जरूरत पड़े तो दिया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें लिखिए सॉल्वेंट्स विच कंटेन ए हाइड्रोजन एटम, सॉल्वेंट्स विच कंटेन ए हाइड्रोजन एटम, solvents which contain a hydrogen atom directly attached to highly electronegative atom,
are called polar protic solvents, are called polar protic solvents. Example, water, comma alcohol, comma carboxylic acid, comma amines, etc. etc. अब नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की 2 चीज़ जो यहाँ पर आगे लिखें, नोट करके लिखिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूजुअली polar protic solvents usually decreases the rate of SN2 reaction, decreases the rate of SN2 reaction while it increases the rate of SN1 reaction. It increases the rate of SN1 reaction. Rate of SN1 reaction, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट, अभी हमने सॉल्वेशन देखा था ना कैटायन एनायन का, हाँ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट कैटायन as well as anion, cation as well as anion। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन का भी मन लगाता है और एनायन का भी मन लगा देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना, कि कोई सिंपल अगर पोलर सॉल्वेंट है वो भी ये काम कर देगा। कोई अगर एक सिंपल सॉल्वेंट है, सिंपल पोलर सॉल्वेंट है, सिंपल पोलर सॉल्वेंट मतलब कोई पोलर CHCl3 ये पोलर सॉल्वेंट है, CH3Cl ये पोलर सॉल्वेंट है, CH2Cl2 पोलर, ये सब पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक नहीं है। दीज आर पोलर सॉल्वेंट बट नॉट प्रोटिक। तो कोई अगर पोलर सॉल्वेंट है वो भी कैटायन एनायन दोनों का मन लगा देगा, लेकिन SN1 रिएक्शन के लिए वो खासकर बोलता है कि नहीं पोलर नहीं, पोलर प्रोटिक ही लेके आना, है ना, कि पापा खिलौने में वो जो सेल है ना रिचार्जेबल ही लेके आना, वरना नॉन रिचार्जेबल तो एक बार ख़त्म हो जाएंगे, रिचार्जेबल ही लेके आना, रिचार्जेबल वाले खिलौने लेके आना। तो वो खासकर यहाँ पे बोलता है कि SN1 रिएक्शन के लिए हम पोलर के साथ साथ पोलर प्रोटिक होगा वो वाला हम लेंगे। तो ऐसी जिद क्यों करता है वो, है ना, इसको हम जानेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है ना। लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए, वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज बेटर, वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज बेटर देन जस्ट पोलर सॉल्वेंट, देन जस्ट पोलर सॉल्वेंट, देन जस्ट पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक, ये तीनों सिंपल पोलर हैं, प्रोटिक नहीं है, लाइक CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्वेंट इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन। यहाँ पर इसके 2 कारण बोलता है, यहाँ पर ये 2 चीज़ें बोलता है ना। एक्सप्लेनेशन 1 लिखिए, है ना। 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्रोटिक पे फोर्स डालता है, प्रोटिक हो तो बढ़िया है। लिखिए, द प्रोटिक एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, द प्रोटिक एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट
द प्रोटिक एबिलिटी ऑफ solvent favors SN1 reaction, favors SN1 reaction due to easiness of carbocation formation, due to easiness of carbocation formation। देखिए यहाँ पे वो कहता है कि मान लो कार्बोकेटाइन आपका आसानी से नहीं बन पा रहा, तो कई केस में कार्बोकेटाइन को आसानी से बना, जैसे ये है CH3 CH2 NH2। अगर आपने सिंपल पोलर सॉल्वेंट लिया है, सिंपल आपने लिया है पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पर अगर आप ये सोचें CH3 CH2 प्लस और प्लस आपका ये NH2 माइनस, तो NH2 माइनस एक बैड लीविंग ग्रुप है। NH3 एक वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड है, तो NH2 माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NH2 माइनस एक वेरी बैड लिविंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन आसानी से नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका CH3 CH2 NH2 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि मान लो H2O, ये आपका पोलर प्रोटिक है, तो यहाँ पर ये H डोनेट कर सकता है इसको, H2O है, HCOH है, ROH है, तो H डोनेट करके ये बना देता पहले CH3 CH2 NH3 प्लस ये बना देता है, और उसके बाद ये अब यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर आपका CH3 CH2 प्लस और यहाँ पर आपका NH3 गुड लिविंग ग्रुप। तो एक पुअर लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कई बार गुड लिविंग ग्रुप या एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बना देता है, तो कार्बोकेटाइन का बनना जो है वो ईज हो जाता है। पहले एक्सप्लेनेशन तो लिखता है वो ये है ना, ये लिखिए हो गया। सेकंड एक्सप्लेनेशन देखिए, सेकंड एक्सप्लेनेशन में ये बोलता है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है, लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो जो डेल्टा प्लस आएगा ना वो किस पर आएगा, हाइड्रोजन पर आएगा। और हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, छोटा एटम होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हाइड्रोजन पर ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से वो जो सोल्वेशन हो रहा है आयन डाइपोल का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है, या इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ना। मान लीजिए आपके पास Cl माइनस है और Cl माइनस के चारों तरफ आके क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पर डेल्टा माइनस है, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस है। अगर ये एटम बड़े साइज का हो, इतना बड़ा हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम आएगी, तो जो डाइपोल है ये जो अट्रैक्शन है वो वीकर आएगा। ये अगर छोटा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई आएगी, और जो यहाँ पर अट्रैक्शन बन रहा है ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्गर बनेगा। और हाइड्रोजन से छोटा हम इस तरीके से और कोई ले नहीं सकते, है ना। तो हाइड्रोजन होने से
यहाँ पर जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर बनता है, या इवन आप समटाइम्स कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये चीज़ भी यहाँ पर सॉल्वेशन में हमें फ़ायदा करती है, प्रोटेक्ट लेने से सॉल्वेशन में फ़ायदा मिलता है ना। तो इसमें लिखिए इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction there is a formation of carbocation and anion. In SN1 reaction there is a formation of, जो भी चार्ज आएगा वो कार्बन पर आएगा, तो कैटायन की बजाय कार्बोकैटायन बनता है ना। जब भी चार्ज आएगा वो कार्बन पर आएगा इस चैप्टर में, तो कैटायन नहीं वो कार्बोकैटायन है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड एनायन कॉमा and the solvent solvate the both, and the solvent solvate the both, है ना, full stop। Solvation involve different type of intermolecular interaction, like hydrogen bonding, ion dipole, dipole, or van der Waals force of attraction। Hydrogen bonding, ion dipole, dipole, or van der Waals force of attraction। van der Waals force of attraction। नेक्स्ट टाइम लिखिए प्रोटिक सॉल्वेंट solvate anion with strong ion dipole interaction, and sometimes it forms hydrogen bond, तो उसके कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो सॉल्वेशन कहीं ज़्यादा अच्छा होता है विद रेस्पेक्ट टू ओनली पोलर सॉल्वेंट। ठीक है।